जरा सोचिए, एक ऐसा आइडिया जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दे। एक ऐसा कदम जो ग्लोबल ट्रेड की धमनियों को, उसकी लाइफलाइन को ही बंद कर दे। कुछ वक्त पहले बिल्कुल ऐसा ही एक आइडिया दुनिया के सामने रखा गया था, और इसका केंद्र था दुनिया का सबसे जरूरी समुद्री रास्ता, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। ये नंबर देखिए, 40%। दुनिया का 40% समुद्री व्यापार इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर तेल तक, आप सोच लीजिए दुनिया की पूरी सप्लाई चेन की जान इसी रास्ते में बसती है। यहाँ पर जरा सी भी हलचल हुई तो समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में सुनामी आ सकती है। और हलचल हुई भी। 22 अप्रैल 2026 इंडोनेशिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ऐसा प्रपोजल रखा जिसने पूरी दुनिया में सही मायनों में खलबली मचा दी। प्रस्ताव ये था कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरने वाले हर जहाज पर टोल यानी कि टैक्स लगाया जाए। उनका तर्क बहुत ही सीधा था। उनके शब्द जो स्क्रीन पर हैं, कहते हैं, जब दुनिया के जहाज हमारे रास्ते से मुफ्त में गुजर रहे हैं तो हम इसे मोनेटाइज क्यों ना करें। मतलब ये अपनी ज्योग्राफिक पोजीशन का फायदा उठाकर पैसा कमाने की एक खुली घोषणा थी। और सबसे मजेदार बात यह है कि उन्होंने इसकी प्रेरणा कहाँ से ली। उन्होंने साफ साफ ईरान के हुर्मुज़ मॉडल का जिक्र किया, जहां ईरान भी जहाज़ों पर टोल लगाता है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही थी। दुनिया के दो सबसे जरूरी चौक पॉइंट्स पर एक ही जैसी सोच हावी हो रही थी। तो सवाल ये है कि अगर ये ऐलान हकीकत बन जाता तो दुनिया पर इसका असर क्या होता। इसके जो नतीजे होते वो बहुत ही गंभीर और दूर तक जाने वाले होते, जिनसे ग्लोबल इकोनॉमी में एक भूचाल आ सकता था। देखिए, इस एक कदम का असर क्या होता। शिपिंग की लागत वो आसमान छूने लगती, दुनिया भर की सप्लाई चेन टूट जाती। नतीजा, ग्लोबल इन्फ्लेशन यानी विश्वव्यापी महंगाई। और इस बढ़ी हुई कीमत का बोझ कौन उठाता? दुनिया भर के हम जैसे आम लोग। और तो और ये ग्लोबल ट्रेड की रफ्तार को भी बहुत धीमा कर देता। लेकिन अगर किसी एक देश पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता तो वो है चीन। इस सिचुएशन को मलक्का डिलेमा के नाम से भी जाना जाता है, और ये चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये आंकड़ा चीन की निर्भरता को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। चीन के टोटल ऑयल इंपोर्ट्स का लगभग 80% हिस्सा इसी एक रास्ते से गुजरता है। इस रास्ते का बंद होना या बहुत महंगा हो जाना चीन की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। और भारत का क्या? हालांकि भारत चीन जितना वल्नरेबल नहीं है, लेकिन हमारा भी ईस्ट एशिया के साथ जो ट्रेड है और हमारी जो सप्लाई चेन्स हैं वो भी मलक्का पर बहुत हद तक निर्भर करती हैं। इस टोल से भारत के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर रोजमर्रा के सामान तक सब कुछ महंगा हो सकता था। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये सिर्फ एक टैक्स का प्रपोजल था या इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा जियोपॉलिटिकल खेल चल रहा था? इंडोनेशिया की इस घोषणा के पीछे असली इरादा क्या था? जो सबसे कॉमन थियोरी है वो ये है कि ये प्रस्ताव कभी भी सीरियस था ही नहीं। ये एक ट्रायल बलून था। मतलब दुनिया की प्रतिक्रिया को परखने के लिए हवा में छोड़ा गया एक गुब्बारा, बस ये देखने के लिए कि दुनिया के बड़े देश इस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। और अगर हम इसकी टाइमिंग को देखें ना, तो शक और भी गहरा हो जाता है। जिस समय ये प्रस्ताव आया, ठीक उसी दौरान इंडोनेशिया और अमेरिका के बीच मिलिट्री ओवरफ्लाइट राइट्स पर बातचीत चल रही थी। अमेरिकी युद्धपोत भी इंडोनेशिया की मंजूरी से मलक्का से गुजरे थे। ये सब शायद कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि चीन पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका के साथ एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। तो क्या ये चीन को एक छिपा हुआ संदेश था? इसे कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी देखते हैं कि ये अमेरिका द्वारा इंडोनेशिया का इस्तेमाल कर चीन को एक सिग्नल था। सिग्नल ये कि अगर ईरान हॉर्मुज़ में कुछ भी गड़बड़ करता है तो हम तुम्हारी दुखती रग यानी मलक्का को बंद कर सकते हैं। ये हॉर्मुज़ और मलक्का को जोड़कर सीधे सीधे चीन को टारगेट करने की एक कोशिश हो सकती थी। तो फिर ये प्लान आगे बढ़ा क्यों नहीं? इसका कारण है अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति का जबरदस्त दबाव, जिसने इस प्रस्ताव को कह सकते हैं कि पैदा होते ही खत्म कर दिया। और ये दबाव आता है यूएन क्लॉज से, यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इसके तहत मलक्का जैसे इंटरनेशनल स्ट्रेट्स में जहाज़ों और विमानों को ट्रांजिट पैसेज का अधिकार है, मतलब बिना रोक टोक वहां से गुजरने का अधिकार। और ये एक ऐसा हक है जिसे किनारे पर बसे देश अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकते।
और एक और बात, इंडोनेशिया अकेले इस रास्ते को कंट्रोल नहीं करता। इस स्ट्रेट पर शासन करने वाले जो बाकी 2 देश हैं, सिंगापुर और मलेशिया, उन्होंने भी इस प्रस्ताव को फौरन खारिज कर दिया। सिंगापुर ने राइट ऑफ ट्रांजिट पैसेज का हवाला दिया और मलेशिया ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए अपनी कमिटमेंट दोहराई। अब एक सवाल ये भी उठता है कि इंडोनेशिया यूएन क्लॉज को छोड़ क्यों नहीं देता। वो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि यही संधि इंडोनेशिया को दुनिया का छठा सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देती है। चार्ट में साफ देखा जा सकता है कि ये भारत के ईईजेड से कितना बड़ा है। इंडोनेशिया इतना बड़ा फायदा कभी नहीं खोना चाहेगा। और आखिरकार भारी इंटरनेशनल प्रेशर के बाद इंडोनेशिया के विदेश मंत्री को आधिकारिक तौर पर यह ऐलान करना पड़ा कि हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। इस तरह से ये जो तत्काल विवाद था वो तो खत्म हो गया। लेकिन ये घटना ग्लोबल ट्रेड के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी और खतरनाक प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है। ये एक चेतावनी है कि हम शायद ग्लोबल अस्थिरता के एक नए दौर में एंटर कर रहे हैं। इस घटना को एक अकेली घटना की तरह नहीं, बल्कि चोक पॉइंट पॉलिटिक्स के उदय के एक लक्षण के तौर पर देखना चाहिए। एक ऐसी राजनीति जहां फ्री नेविगेशन पर जो ऐतिहासिक समझौते हैं वो कमजोर हो रहे हैं। देश अपनी भौगोलिक स्थिति को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और ग्लोबल ट्रेड वो बड़ी ताकतों की होड़ में एक मोहरा बनता जा रहा है। तो ये पूरा मामला हमें एक आखिरी और बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या दुनिया की व्यापारिक धमनियां दुनिया के नए युद्ध क्षेत्र बन रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय की वैश्विक स्थिरता के लिए बहुत गहरे मायने रखता है।